ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2025 मेष के लिए? देखिए, जो पूरे साल का वार्षिक राशिफल होता है वो केवल मैक्रो लेवल पर ही कवर हो सकता है, क्योंकि साल बहुत बड़ा एक कालखंड है। कई बार ग्रहों की के राशि परिवर्तन होते हैं, अलग अलग योग बनते हैं। इसीलिए इस राशिफल को एक मैक्रो लेवल पर ही समझिएगा कि क्या बड़े स्तर पर परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल, ग्रहों के गोचर, साप्ताहिक राशिफल आते ही रहते हैं, तो सूक्ष्म तौर पर वो चीज़ें भी काम करेंगी, लेकिन मैक्रो लेवल पर इस वार्षिक राशिफल को मैं बना रहा हूँ ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कि आने वाले वर्ष में 2025 में क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है। और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ष 2025 बहुत खास रहेगा, क्योंकि चारों ही बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु अतिचारी प्रभाव दिखाएंगे अपना, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। इस वर्ष ग्रहण भी लगेंगे हर वर्ष की तरह। कई ग्रहों का प्रभाव अलग रहेगा। मंगल वक्री पतित रहेंगे, शुक्र भी वक्री रहेंगे लंबे समय तक, और वो अपनी उच्च की राशि में वक्री रहेंगे, बहुत लंबा टाइम बिताएंगे। साल के अंत तक जाते जाते बुध भी पतित हो जाएंगे। तो बहुत कुछ घटेगा इस वर्ष, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, और बृहस्पति की अतिचारी चाल। इस वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि हर एरिया को उसमें कवर किया जाए, मैंने इसको कई पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहला जो भाग होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग यानी कि आपकी सेहत। दूसरा धन, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तीसरा कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। चौथा पार्ट होगा मैरिज के योग, जिनका जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए क्या इस वर्ष कुछ अच्छा है या नहीं, या कब वो समय बनेगा। करियर, जॉब के लिए कैसा रहेगा वर्ष, व्यापार के लिए कैसा रहेगा वर्ष, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा वर्ष, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा वर्ष, संतान के योग हैं कि नहीं हैं तो कब हैं, कुछ सावधानियां जो आपको अवश्य अपने जीवन में अपनानी पड़ेंगी, और विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स के लिए राशिफल। इसके साथ ही 4 प्रमुख खंड होंगे उपाय के। कुछ सामान्य उपाय जो आप करेंगे पूरे वर्ष या जितना टाइम मैं बताता हूँ, सेहत के लिए कुछ उपाय, धन, व्यापार, नौकरी को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय, और वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध को ठीक करने के लिए कुछ उपाय। तो विस्तृत राशिफल होगा ताकि आप सबको अच्छी तरह से गाइडेंस प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है, लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सेहत के साथ। शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के साथ, यानी कि सेहत पर कैसा प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है। पहला कारण तो यह है कि आपके लग्नेश की ही स्थिति इस पूरे वर्ष तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आधे वर्ष बहुत डामाडोल सी रहेगी। सबसे पहले तो वो साल के शुरुआत में ही वक्री प्रभाव लेकर शुरू करेंगे। दिसंबर में ही वक्री हो गए होंगे, लेकिन जनवरी की 21 तारीख तक वक्री रहेंगे, और वो उसके बाद वो पतित होकर आपके तीसरे घर में गिर जाएंगे। क्योंकि वो लग्नेश हैं, इस नाते उनका प्रभाव आप पर डायरेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत केयरफुल रहना है। कार्डियक प्रॉब्लम्स, मंगल कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कारक होते हैं, और चौथे भाव में मंगल अच्छे नहीं माने जाते। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ही सावधान रहना है, एटलीस्ट जून के महीने तक, क्योंकि मंगल पतित होकर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे गिरेंगे, लेकिन फिर पुनः चौथे घर में ही आ जाएंगे जो उनकी नीच की राशि है। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेगी जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है। नीच के मंगल जब भी होते हैं लग्नेश होने के नाते, तो इंजरी, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं। तो ये साल का जो जून तक का महीना है, यहाँ पे इंजरी, चोट चपेट के कारक आपको चोट चपेट आपको बहुत तंग कर सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखें
तो मार्च तक शनि देव का प्रभाव भी लग्न पर रहेगा, और वो क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो साल के शुरुआती 3 महीने ये आपको नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, आपको बॉडी में पेन बहुत रहेगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहेगा, वात की वृद्धि रहेगी बॉडी में, नींद ढंग से नहीं आया करेगी, और ये प्रभाव आपको बहुत तंग करेंगे। इसके बाद ग्रहों के अगर परिवर्तन की बात करें, जैसे बड़े ग्रहों को थोड़ा सा पिक्चर में लेते हैं। शनि आपके 12वें घर में आ जाएंगे और राहु आपके 11वें घर में आ जाएंगे। शनि आएंगे 29 मार्च को, राहु आएंगे 18 मई को। केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 18 मई को, जिस दिन राहु का गोचर होगा, और गुरु 14 मई को तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब इन ग्रहों की स्थिति पर थोड़ी नजर डालते हैं सेहत के लिए। सबसे पहले शनि का 12वें घर में आना थोड़ा सा बीमारियों का सूचक होता है, कुछ क्रॉनिक डिजीज आपको तंग कर सकती हैं, तो केयरफुल रहना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि यहाँ पे आके आपके दूसरे भाव को देखेंगे और आपके छठे भाव को देखेंगे, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि आपके जो खाने को पचाने की क्षमता है, वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, अगर उनका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन इफ़ यू आर अ सर्टेन एज, कि आप 35-40 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर पर शनि की दृष्टि, यानी कि आपका खान पीन बिगड़ेगा, गलत प्रकार का खाना खाएंगे। मेष वालों की जो शुरा होती है, यानी कि उनकी जो भूख होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है नेचुरली, तो यहाँ पे आपको अपने खाने पीने पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। और क्योंकि वो डाइजेशन के भाव को भी देख रहे हैं, छठे भाव को, और खुद 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बता रहा है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपके खाने को पचाने की क्षमता है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए सबसे केयरफुल क्या रखना है आपको अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना है। कुछ ऐसा खाना नहीं खाना जो बहुत भारी हो। अब ऑब्वियसली साल है, कभी ना कभी तो मौके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये देखना है कि अपनी डाइट पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये डाइट पर ध्यान नहीं दिया, डाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो अपचन स्टार्ट होगी, इंडाइजेशन स्टार्ट होगी, बॉडी में आम बढ़ेगा, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं। फिर उसके कारण कई प्रकार के रोग आपको तंग कर सकते हैं, और ये अल्टीमेटली लिवर की प्रॉब्लम भी आपको अगर ऑलरेडी है तो बढ़ेगी, अदरवाइज वो प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। शनि 12वें घर में आएंगे तो स्लीप डिसऑर्डर्स देंगे आपको, तो इस वर्ष नींद की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। मेष वालों को कभी कभी कोई ना कोई छोटा मोटा मानसिक विकार हो जाता है, नेचुरली वो प्रभाव होता है, तो अगर उसमें से स्लीप का प्रभाव भी आना शुरू हो गया ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। केतु की दृष्टि लग्न पर होगी, तो ये भी पेट के रोग दिखा रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अपनी डाइजेशन पर बहुत ध्यान देना है। पेट के रोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, और इसके साथ ही अगर कोई सर्जरी आप कराना चाह रहे थे, डॉक्टर्स ने बोला था कि चलो ठीक है अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन अगर मई के बाद अगर वो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर सर्जरी अगर डॉक्टर्स ने रेकमेंड करी है, ऑब्वियसली कोई भी सर्जरी रिस्क फ्री नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो अगर वो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं तो एक बार जांच करा के अगर वो सर्जरी करानी है तो मई के बाद शायद आपको करानी पड़ जाए, उसको ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान देना है। राहु 11वें घर में आके धन बहुत देंगे, उसकी बात करेंगे हम, लेकिन 11वें घर के राहु, 11वें घर के शुक्र, 11वें घर के बृहस्पति अपने साथ बीमारियां लाते हैं, क्योंकि ये भाव जो है छठे से छठा भाव है, तो सेहत पर खर्चा इस वर्ष बहुत होने वाला है, जो इनडायरेक्टली यही बता रहा है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी इस वर्ष नहीं रहेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके 12वें घर में सूर्य ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, और उस दिन यहाँ पे 6 ग्रह भी होंगे। मैं बता चुका हूँ इसको पहले भी कई वीडियोस में, यहाँ पे 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा, तो 12वां घर ग्रहण 6 ग्रहों का जमावड़ा, ऊपर से बुध, ये भी यहाँ पे होंगे नीच के, यानी कि 29 मार्च के आसपास सेहत बहुत बिगड़ सकती है। यहाँ पे 2-3 कॉम्बिनेशंस हैं। जिनको ऑलरेडी कोई रोग चल रहा था उनके लिए तो बहुत कष्टकारी होगा। जिनकी कुंडली में मारक दशा चल रही है उस टाइम पे बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ पे ना केवल डिजीज, यहाँ पे इंजरी और फेटल इंजरीज के योग बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे दवाइयों से हेर फेर मत कीजिएगा। कभी कभी लोग ना अपनी मर्जी से कुछ खाना शुरू कर देते हैं। इवन आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं होता कि अब आजकल क्या ट्रेंड है ना कि वो कुछ भी देखते हैं आयुर्वेद में और लोग मंगा लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, बहुत गलत चीज़ है।
आयुर्वेद में भी पथ्य अपथ्य हर चीज़ होती है, आपकी प्रकृति कौन सी है। त्रिफला चूर्ण खाना है तो कौन सा खाना है, कितना खाना है, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो लोग अपने हिसाब से शुरू कर देते हैं, खुद के वैद्य और खुद के ज्योतिष बनते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल अपने इस 29 मार्च के आसपास रहना है, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखिए, इन्हीं सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस वर्ष। वर्ष के मध्य भाग के बाद क्योंकि मंगल की स्थिति थोड़ी सी ठीक होगी, तो आपकी स्थिति भी थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, तब तक आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी सेहत पर। कुछ और चीज़ें जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है, मैंने ब्लड प्रेशर की बात करी ही। अगर आपको कोई रक्त विकार है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको एसिडिटी बहुत रहा करेगी इस पूरे वर्ष में, तो अपने खाने पीने में बदलाव लाइएगा। अर्ली खाना खाइए, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा अचार आदि थोड़ा सा उसको कम कीजिए। आपको नसों की प्रॉब्लम, मसल वीकनेस बहुत रहेगी, तो उसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर से पूछ के, फिजियोथेरेपिस्ट से पूछकर अपनी डाइट में चेंज कीजिए। अगर प्रोटीन बढ़ाना है प्रोटीन बढ़ाइए, अगर कुछ एक्सरसाइजेस करनी है तो एक्सरसाइजेस कीजिए। आपको लोअर बॉडी में कई बार पेन रहा करेगा। पेट के रोग तो बहुत ही तंग करेंगे, लेकिन जो आपका सियाटिका की प्रॉब्लम जिनको है, उनको भी यहाँ पर दिक्कत बहुत होगी। आँखों के रोग बहुत तंग कर सकते हैं। शनि यहाँ पे आके आपके दूसरे घर को देखेंगे, ये भी आइज़ का और ये भी एक आइज़ का भाव है, यानी कि आँखों की प्रॉब्लम रहेगी। और शनि का प्रभाव क्या होता है, आँखों में ड्राइनेस लाता है, तो बाकी प्रॉब्लम्स के साथ आँखों की ड्राइनेस तंग करेगी। और हाँ, जैसे मैं एक इंडिकेशन दे चुका हूँ कि यदि आपको कोई भी मानसिक विकार है, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, बहुत केयरफुल रहेगा और इसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है, बी वोकल अबाउट इट। लोग समझे ना समझे, आपको अपने आप को समझना है। अगर आपको लगता है आपको ओसीडी है, बी वोकल अबाउट इट। अगर आपको लगता है आपको एंग्जाइटी है, उसको पहले खुद एड्रेस कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं ये। ऐसे नहीं लोग साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं, ऐसे नहीं लोग इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं मानसिक सेहत के लिए। प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नहीं समझता वो नहीं समझता। बहुत लोग इनसेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको सीरियसली लीजिए और उस पर काम कीजिए, कि कुछ इसमें शर्माने की बात नहीं है। सबको रोग होते हैं, जैसे चोट लग गई वो भी एक प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई वो भी एक प्रॉब्लम है, वैसे ही मानसिक अगर कोई रोग है वो भी एक प्रॉब्लम है, उसका भी इलाज कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए। हाँ, और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी इस वर्ष आपको बहुत तंग करेगी, जो इंडिकेट करती है कि आपका खाना पीना थोड़ा सा बिगड़ेगा। क्योंकि अगर खाना पीना बिगड़ता है तो वाटर रिटेंशन एक वन ऑफ द कारण होता है, बाकी भी कई कारण हो सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं धन की स्थिति की तरफ। धन के लिए तो देखिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं धन कमाने के लिए। साल का शुरुआती भाग थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि धन स्थान में गुरु वक्री रहेंगे 4 फरवरी तक, तो एक स्लो डाउन आ सकता है धन के मामले में। कुछ पैसा रुक भी सकता है, अटक भी सकता है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन शायद ना मिले, इन्वेस्टमेंट ढंग से ना कर पाए। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, स्पेशली जब बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू होगा, तो वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छा एक रूप आपके लिए लेना शुरू करेंगी। अगर हम देखें तो शनि आपके 12वें घर में आ जाएंगे और राहु आपके 11वें घर में। शनि 29 मार्च को, राहु 18 मई को 11वें घर में, गुरु आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में 14 मई को, केतु 18 मई को। इन चारों ग्रहों के अधीन ही सब कुछ होता है। सब कुछ तो नहीं, मतलब अधिकतम चीज़ें होती हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, जब मासिक राशि फल आएंगे तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलती जाएंगी। अब शनि का प्रभाव देखिए, शनि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और धन स्थान को देखेंगे। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि जब भी लाभ का धन से कुछ भी मिलन होता है तो पैसा आता है और अच्छा पैसा आता है। तो अब लंबे अरसे के लिए शनि आपके धन स्थान को देखेंगे। शनि इज नॉट क्विक वेल्थ, बट शनि इज सस्टेनेबल वेल्थ और लॉन्ग टर्म वेल्थ। राहु कभी कभी छप्पड़ फाड़ के रातों रात अमीर कर देते हैं, लेकिन ऐसा मैंने भी देखा है कि मे बी राहु वाला जो धन होता है ना, वो कभी कभी सस्टेन नहीं होता। लेकिन शनि जो धन देते हैं ना, यानी कि ना केवल धन देते हैं, वो मौके देते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जिससे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आपका धन बढ़ना स्टार्ट होगा, मौके मिलेंगे पैसा कमाने के लिए। अभी हमने राहु की बात करी, यहाँ पे शनिदेव तो दे ही रहे हैं, राहु भी आपके 11वें घर में आ गए, तो बहुत ही धन प्राप्ति का मौका आपको मिलेगा।
कैसे? राहु लाभ स्थान में है और राहु क्या है? वृद्धि के कारक हैं। तो लाभ की वृद्धि यानी कि पैसे की वृद्धि, नई अपॉर्चुनिटीज। राहु विदेश के कारक है तो विदेश से बहुत धन। राहु बदलाव के कारक हैं तो अपने कार्य में, अपने बिजनेस में बदलाव करके पैसा लाना। राहु हिडन चीज़ों के कारक है, को आपका गुप्त धन का सोर्स है, वहाँ से पैसा लाना। कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं, वहाँ से पैसा लाना, सोशल मीडिया से पैसा लाना। तो ये सारी चीज़ें राहु के अधीन है और राहु वृद्धि के कारक हैं। तो 11वें घर में बैठेंगे तो पैसा बढ़ेगा, पैसे कमाने के मौके बढ़ेंगे। इसीलिए ये वर्ष आपके लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत खास है। और यहाँ पे हम राहु को तो देख ही रहे हैं, राहु कर रहे हैं अच्छा। गुरु महाराज की दृष्टि भी तो है, तो ये तो एक प्रकार से कई गुना उसके प्रभाव को एम्पलीफाई कर देगा। तो यदि आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं, यदि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, यदि आप एक स्किलफुल व्यक्ति हैं, यदि आप एक ज्ञानवान व्यक्ति हैं, आपको इस वर्ष पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब अगर आप बोलेंगे कि पंडित जी ने बोला था कि पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है और मेरे पास छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा और कुछ करेंगे नहीं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ज्योतिष तो कर्म आधारित ही होती है। आपको बता सकते हैं हम कि हाँ भाई ये टाइम है इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा राहु 11वें घर में आ रहे हैं, तो कुछ अलग कीजिए, अनकन्वेंशनल कीजिए, नॉर्मल से हटके कीजिए। अगर आपने वो किया तो अवश्य आपको लाभ देंगे। शनि धन स्थान को देख रहे हैं, लेकिन शनि मेहनत से करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचते नहीं कि मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेहनत से, शनिदेव को मेहनत प्रिय है। तो यदि आप धन कमाने के लिए अवसर ढूंढते हैं, उस पर काम करते हैं, आपको कोई इस वर्ष रोक ही नहीं सकता धन कमाने के लिए। बहुत अच्छा वर्ष है। और गुरु 3 भाव में रहेंगे तो ये अपने आप में बता रहा है कि आपको धन प्राप्ति के बहुत मौके मिलेंगे, क्योंकि वो स्किल्स का भाव है और आगे बढ़ने का भाव है। गुरु धन के एक प्रमुख कारक है और गुरु की चाल ऐसी होगी कि वो अतिचारी होके साल के अंत में आपके 4थे भाव में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आदि खरीदने के, वाहन आदि खरीदने के भी अक्टूबर से दिसंबर तक का योग आपका बहुत बन रहा है अच्छा। तो ओवरऑल ये वर्ष धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः एक वर्ड ऑफ कॉशन, शुक्र जो है ये आपके जनवरी के अंत में ही आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि वो बहुत लंबे टाइम तक आपके 12वें घर में रहेंगे और इसमें वो वक्री भी होंगे। 12वें घर के शुक्र पैसा बहुत देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ ही खर्चे भी बहुत करवाते हैं। तो अपने खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, क्योंकि खर्चों के कारण यहाँ पे आपको प्रॉब्लम काफ़ी झेलने को मिल सकती है। काफ़ी हद तक आपको दिक्कत शुक्र के 12वें घर में आने के कारण, खर्चों पर नियंत्रण ना पाने के कारण मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन शुक्र अपने आप में लग्जरीज के कारक हैं, क्योंकि वो बीच में वक्री हो जाएंगे। वक्री का उनका जो समय होगा वो होगा 2 मार्च से 13 अप्रैल। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। दूसरा, शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो धन स्थान को देख रहे हैं, तो कभी कभी सेविंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि गलत इन्वेस्टमेंट या ओवर एक्सपेंसेस ये तंग कर सकते हैं। तो जितना इन चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन धन कमाने के लिए अवश्य ये जो साल है आपका, ये परिपूर्ण है। आपको धन से मालामाल करने के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। कहते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ, ये वर्ष आपके लिए भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। ये जो स्पेशल प्रेडिक्शंस है ये मेरी तरफ से हैं, जो मैंने कुछ एक्यूमुलेट करी हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये वर्ष एक बहुत बड़े मात्रा में धन का लाभ आपके लिए दिखा रहा है। जैसा मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, राहु यहाँ पे आ जाएंगे 18 मई को, शनि धन स्थान को देखेंगे, तो उस संपन्नता का उपयोग कीजिएगा। यानी कि पैसा आता है तो उसको मैनेज कीजिएगा। मेष की कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत एक्चुअली अच्छे दिल के लोग होते हैं। मेष वाले लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि गुस्सा बहुत होता है, मुंह फट होते हैं, जल्दबाजी रहती है। पर ये नहीं बोलना चाहिए उनका 4था भाव किसके अधीन आता है, चंद्रमा के अधीन आता है। तो मन के बच्चे से होते हैं। आप इनको ना, मैं कई बार बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं ना वो मेष वाले ही होते हैं, अपनों से ही उनको ठगा जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी पर ज़्यादा धन के मामले में भरोसा नहीं करना और खर्चों पर नियंत्रण करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, तभी ये जो धन आ रहा है उसका लाभ उठा पाएंगे। अधिकतम मेष वाले लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते और फिर बाद में पछताते हैं। अपने
ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक फ्री स्पिरिट जैसे होती है ना, जैसे मेष वाले क्या होते हैं, दे आर फ्री स्पिरिट, किसी की चिंता नहीं करते, अपने हिसाब से जीते हैं। मेष वाले, मेष का एक सिंबल क्या है, वो एक मेढ़ा है जो जंगल में विचरता है। तो वो एकदम खुली, एकदम फ्री स्पिरिट वाला व्यक्ति होता है, वही आप कहीं जानवर होता है। तो वैसे ही मेष वाले होते हैं फ्री स्पिरिट। तो अपनी उस जो आपकी जो एक नेचुरल ऊर्जा है ना, एक जो एनिमलिस्टिक पावर है आपकी, उसको जीने की कोशिश कीजिए, उसको और उभारने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस वर्ष। ज़्यादा लोगों पर मानसिक रूप और शारीरिक रूप और इमोशनली डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। ज़्यादा किसी की वेट मत कीजिएगा, ज़्यादा किसी पर, जैसे मैंने कहा, डिपेंडेंट मत रहिएगा कि वो यहाँ पे होंगे तब मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। ये भाव इस महीने बिल्कुल, इस साल बिल्कुल नहीं रखना। आपको खुद ऐसा कुछ करना है कि आपकी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे आएंगे तो वो 12वें घर के स्वामी और राहु का प्रभाव भी रहेगा। तो कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होगा, लेकिन एक प्रकार से कम्युनिकेशन को अच्छा करने का भी मौका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिविटी बहुत रहेगी जैसे जैसे वर्ष बढ़ता रहेगा। तो उस पॉजिटिविटी को अपने मन में, अपने जीवन में एक स्थान दीजिएगा। ज़्यादा सत्य बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी मेंटल सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स होगी। मैं पहले इंडिकेट कर चुका हूँ। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको ध्यानपूर्वक समझिए। बहुत सक्सेस मिलती हुई दिख रही है इस वर्ष, ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ों में सक्सेस प्राप्त होगी, लेकिन एट द सेम मोमेंट मेहनत करके सक्सेस प्राप्त करनी है, उसके साथ ही रेस्ट पर भी ध्यान देना है। थोड़ा सा इम्पल्सिव होते हैं मेष वाले, इनको थोड़ा सा काम करने का, जल्दबाजी में काम करने का, जल्दबाजी नहीं, जल्दी काम करने का इनकी आदत होती है। आप देखेंगे ना कि एक व्यक्ति है जिसको काम दिया गया, वो आराम से 9 घंटे में करेगा। यही व्यक्ति उस काम को, मेष वाले लोग उस काम को 5 घंटे में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा पावर, थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा होती है, जल्दी भी काम करना पसंद करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना, अपने रिलैक्सेशन पर ध्यान नहीं देते। आज के टाइम में जब हम इतने घिरे हुए हैं चीज़ों से, तो मेंटल रिजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, फिजिकल और मेंटल रिजुविनेशन, यानी कि एक ऐसा कुछ हर महीने 2 महीने में 1-2 दिन अपने निकाला कीजिए जो आप नॉर्मल अपनी दिनचर्या से हट के कुछ करते हैं, तभी इस वर्ष का आप लाभ उठा पाएंगे। ये वर्ष अपने फियर्स को, अपने डर को ख़त्म करने का है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डर तो होता है, फोबिया होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये वर्ष उन पर, देखिए ऐसा है कि कोई फोबिया है, कोई डर है, पूरी तरह से तो नहीं जाता, उसका अंश रह ही जाता है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये वर्ष पद प्राप्ति का दिख रहा है, आपको बहुत कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर अपने मन में रखिएगा कि हाँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो चीज़ें आपके और आकर्षित तो होंगी ही, जिसको आज वेस्टर्न वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा ही ये चीज़ें आती हैं। तभी हम शुरुआत कैसे करते हैं कोई भी अनुष्ठान का, आनो भद्रा कृतवो यंतो, जब हम वैदिक सूत्र बोलते हैं, कोई जहाँ से भी पॉजिटिविटी है, ये जो कहीं से भी सकारात्मकता है, वो हमें प्राप्त हो। भद्र सूक्तम इसको कहते हैं। कोई भी अनुष्ठान कहते हैं पहले भद्र सूक्तम बोला ही जाता है, आनो भद्रा कृतवो यंतो विश्वतो दबधासो। तो यहाँ पे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखिए, एक सकारात्मकता रखिए, अवश्य आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। रिकॉग्निशन का वर्ष है, बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा, और एक प्रकार से अपना एक अलग पहचान और नाम बनाने के लिए ये वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है आपका। चलते हैं विवाह के योग की तरफ कि क्या इस वर्ष विवाह का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बन रहा है, विवाह का योग आपका बहुत अच्छा बन रहा है। टाइम, सबसे पहले तो साल का जो शुरुआती भाग है, यानी कि 28-29 जनवरी तक का भाग, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपके 11वें घर में रहेंगे। 11वां भाव सप्तम से पंचम में है, पंचम बनता है, तो ये काम त्रिकोण का भाव है। किसी भी भाव से पंचम भाव, नवम भाव, हमेशा कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्थान लेता है। तो यहाँ पर योग बन रहा है। दूसरा, शुक्र विवाह के कारक तो हैं ही, आपके सप्तमेश भी हैं, तो उनका लाभ स्थान में होना, यानी कि जनवरी में ही विवाह का योग बन रहा है। लेकिन हाँ, शनि के साथ है तो कभी कभी डिले आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र का गोचर आपके 12वें घर में हो जाएगा, और यहाँ पे वो राहु के साथ बैठ जाएंगे। राहु
विवाह के संबंध में चीज़ों को एकदम तेज़ गति से बढ़ाते हैं। तो एक प्रकार से जब शनि शुक्र का गोचर 28 से 29 जनवरी को आपके 12वें घर में होगा, तो इसके बाद भी विवाह के योग आपके ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन 2 मार्च से 13 अप्रैल यहाँ पे क्योंकि शुक्र वक्री हो जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद भी जनवरी में यहाँ पे आ जाएंगे, तो मिड फरवरी से उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि साल के शुरुआती भाग यानी कि 15 फरवरी तक शादी का बहुत अच्छा योग है। उसके बाद उसमें डिले आना शुरू हो जाएंगे। जो सबसे प्रबल योग आपका विवाह का होगा वो होगा मई से लेकर अक्टूबर के बीच में। कैसे? 14 मई को गुरु आ जाएंगे आपके 11वें घर में, तीसरे घर में, और राहु आ जाएंगे आपके 11वें घर में, और शनि आपके 12वें घर में 29 मार्च को जा चुके होंगे। तो शनि का 12वें घर में जाना यानी कि उनका सप्तम से त्रिकोण से प्रभाव हट गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और गुरु 14 मई को आके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये अपने आप में विवाह के योग बनाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, गुरु विवाह, जब भी हम कुछ बेटर या बड़ी चीज़ें देखते हैं ना, पे गुरु शनि अगर या तो इन दोनों का स्पेशल कॉम्बिनेशन बन गया या फिर केवल गुरु, ये भी विवाह करा सकते हैं। और राहु मैं हमेशा कहता हूँ कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये मेरा कोई इसमें नहीं लेना देना, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पूजनीय गुरु के.एन. राव साहब, जो ज्योतिष के एक प्रकार से भीष्म पितामह है, उनका ये थ्योरी था या उन्होंने कहीं से सीखा होगा या हमें बताया था कि हाँ, राहु को ब्याहु कहते हैं, राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये मेरा इसमें कुछ श्रेय नहीं। कई लोगों ने बोला कि हाँ आपने बताया ये काम किया, लेकिन मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। राहु ब्याहु का काम करते हैं, यानी कि राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के लिए। तो मई के बाद से अक्टूबर तक का टाइम कि बहुत विशेष रहेगा शादी के लिए। क्यों मैं अक्टूबर तक का कह रहा हूँ? क्योंकि गुरु अतिचारी होंगे तो वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे अक्टूबर में। तो मई टू अक्टूबर सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम है विवाह का। विवाह करना है, ढूंढना है रिश्ता, संपन्न करना है, सब जो भी करना है पक्का करना है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो शुरुआती भाग में या फिर मई से लेकर अक्टूबर, ये सबसे अच्छा टाइम आपका दिख रहा है। करियर की तरफ जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा? वर्ष अच्छा ही है, क्योंकि इस वर्ष में 10वें घर के स्वामी की स्थिति शनि वो 12वें घर में जा रहे हैं, जो कि चेंजेस दिखा रहा है, और 11वें घर में राहु का प्रभाव होगा जो कि वृद्धि दिखा रहा है करियर में। बात करते हैं सर्वप्रथम साल के शुरुआती भाग की बात करें तो थोड़ा सा कष्ट रहेगा, क्योंकि आपके जो लग्नेश है मंगल, वो ना 21 जनवरी को पतित हो जाएंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे, वक्री होंगे। पतित अवस्था में वो 10वें घर को देखेंगे। दूसरा, गुरु भी वक्री रहेंगे 4 फरवरी तक, वो भी 10वें घर को देखेंगे। तो साल का जो शुरुआती भाग है वो थोड़ा कष्टकारी जाएगा। यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, मन नहीं लगेगा, एक बहुत टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट आपके कार्य क्षेत्र में बन सकता है, इसकी बहुत संभावना है। लेकिन धीरे धीरे कर चीज़ें ठीक होंगी। अब मंगल पतित अवस्था से निकल जाएंगे अप्रैल को, लेकिन नीच के फिर भी रहेंगे वो जून तक, तो उनका प्रभाव 10वें घर पर रहेगा। तो आपको ना एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पूरा ही वर्ष, पूरा नहीं, जून तक का वर्ष ऐसा है जहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा। और क्योंकि मंगल अथॉरिटी के कारक हैं और वो अधिकतम टाइम दिग्बल उनका खत्म रहेगा, क्योंकि चौथे में रहेंगे। तीसरे में भी दिग्बल बहुत नहीं होता उनका, लेकिन चौथे में 0 हो जाता है, तो अथॉरिटी आपकी लैग करेगी, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगी। तो यहाँ पर गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है आपको जून के महीने तक कार्य क्षेत्र में। गुरु मार्गी हो जाएंगे फरवरी में, तो वहाँ से करियर आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। कुछ पैसा रुका हुआ था, कुछ काम आपके डिले हो रहे थे, आपके खुद परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, उन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब कुछ ग्रहों के परिवर्तन की बात कर लेते हैं जो अवश्य एक प्रभाव डालेंगे। सबसे पहला है कि शनि का गोचर हो जाएगा 29 मार्च को आपके 12वें घर में। अब ये जॉब चेंज का योग बनता है। क्यों? क्योंकि 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, 12वां घर अंत दिखाता है, तो जॉब चेंज, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, अब कुछ टाइम के लिए वो राहु के साथ भी रहेंगे, तो ये तो और प्रबलता बन जाती है। राहु कब तक रहेंगे? मई, तो मार्च से मई राहु शनि साथ में, यानी कि विदेश का जॉब ढूंढने का सपना बहुत आराम से यहाँ पे पूरा हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। और शनि क्योंकि यहाँ पे आके दूसरे घर को देखेंगे, तो करियर में एक वृद्धि आती हुई दिख रही है, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। करियर में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। शनि यहाँ से अर्थ त्रिकोण को भी देखेंगे, तो आपके लाभ स्थान के स्वामी 12वें घर में आके धन स्थान और अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से आपके करियर में चेंज भी आएगा, और जो चेंज आएगा इट विल बी फॉर बेटरमेंट, यानी कि बदलाव के लिए एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर हम देखें तो
राहु केतु और राहु केतु बृहस्पति, इनके परिवर्तन आसपास ही होंगे। तो राहु आ जाएंगे 11वें घर में 18 मई को, केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 18 मई को, और गुरु आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में 14 मई को। अब राहु का दूसरे घर में आना धन वृद्धि दिखाता ही, और क्योंकि 10वें से दूसरा भाव है तो धन की वृद्धि अवश्य होगी। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर गुरु और राहु सप्तम को देखेंगे, यानी कि ये रिकॉग्निशन का, अचानक से आपके रोल्स चेंज हो जाएंगे, अचानक से आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगा, अचानक से प्रमोशन प्राप्त होगा, अचानक से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी जो आपके करियर को बहुत आगे लेकर जाएंगी। तो ये गुरु और राहु का प्रभाव भी आपके लिए एक अच्छा ही योग लेकर आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो चीज़ एक इम्पैक्ट डालेगी वो है शनि और मंगल का समसप्तक योग, क्योंकि शनि 10वें घर के स्वामी हैं और मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा अराउंड जुलाई, 28 जुलाई से 13 सितंबर। ये एक टाइम होगा जहां पर आपको करियर में कुछ महत्वपूर्ण करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल सकता है। शनि इस टाइम पे वक्री हो चुके होंगे, तो उस पर भी आऊँगा मैं। लेकिन हाँ, ये समसप्तक योग यानी कि कार्य क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, अपनी एक अथॉरिटी कायम करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी आपके लिए एक विशेष चीज़ है। अब आपको केयरफुल कहाँ कहाँ पे रहना है अपने कार्य क्षेत्र में, इसका ध्यान रखते हैं। सबसे पहला तो मार्च में 2 ग्रहण लग रहे हैं और दोनों का ही प्रभाव थोड़ा सा आपके ऊपर नेगेटिव आ सकता है। कारण क्या है? सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगेगा 29 मार्च को। अब यहाँ पे तो 6 ग्रह होंगे साथ में 12वें घर में, और यहाँ पे शनि भी होंगे जो 10वें घर के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। जिनका इस समय दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही उनकी जॉब भी जा सकती है। और ये 10वें से तीसरा भाव यानी कि कलीग से प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, आपसे अपनी गलतियाँ, आपका एफर्ट्स अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा, ये 29 मार्च की हमने बात करी, 14 मार्च को भी ग्रहण लगेगा और वो लगेगा आपके 6ठे भाव में। ये अर्थ त्रिकोण है। केतु तब यहीं पे होंगे, मैंने आगे का दिखाया हुआ, लेकिन केतु भी यहीं पे होंगे, तभी राहु केतु के पास ही ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। तो 6ठे भाव में आपके चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अब देखिए 14 मार्च को प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा और फिर 29 मार्च को जब सूर्य ग्रहण लगेगा जिसमें बहुत सारे ग्रह होंगे, कि जो मार्च का पीरियड है ना, मध्य मार्च से अप्रैल का मध्य मान के चलिए, ये काफ़ी सेंसिटिव रहेगा कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे जॉब जाने के योग, प्रेशर, गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। अब ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा खराब चल रही है उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इंडिकेशन पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं तो पहले ही उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अगर समय अच्छा नहीं चल रहा तो इंडिकेशन थोड़े से प्राप्त हो ही जाते हैं। अदरवाइज किसी जिन भी आप ज्योतिष को मानते हैं उनसे पूछकर अपनी कुंडली की दशा अंतर्दशा दिखाकर इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद आपको कब केयरफुल रहना है? एकदम वर्ष के अंत में, पूरा वर्ष के अंत में नहीं, अराउंड 7 सितंबर को जब आपका ग्रहण लगेगा 11वें घर में, ये चंद्र ग्रहण होगा। तो क्योंकि 10वें से दूसरे भाव में, इनकम के भाव में ग्रहण लग रहा है, और फिर एक और ग्रहण लगेगा 21 सितंबर को, वो लगेगा आपके 6ठे भाव में जब सूर्य यहाँ पे होंगे। तो ये एक प्रकार से दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आपके लिए आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर काफ़ी परसिस्ट कर सकती हैं सितंबर के शुरुआती भाग और अंतिम भाग तक। इसके बाद एकदम साल के अंत में आपको केयरफुल रहना है जब बुध पतित होकर आपके सप्तम में आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कार्य क्षेत्र में झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। तो उन चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए ये वर्ष कार्य क्षेत्र में आपको आगे ही लेके जाएगा, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उनका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। रिकॉग्निशन दिख रहा है इस महीने, तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने पॉइंट्स के लिए स्टैंड भी ले पाएंगे कई जगह पर। सरकारी काम करते हैं तो और भी अच्छा है, सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं तो मौके बहुत अच्छे हैं इस वर्ष। जो सेक्रीफाइस आपने किए थे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़ने का, जैसे मैंने कहा ना कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ पाएंगे। अपने बेसिक्स पर काम करने का, स्किल्स पर काम करने का बहुत मौका मिलेगा। और एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है पूरे कार्य क्षेत्र में अधिकतम समय में, क्योंकि साल बहुत बड़ा होता है, मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, लेकिन ओवरऑल देखें एक बैलेंस आपका पूरा करियर इस महीने, इस वर्ष में दिख रहा है। नेगेटिव ज़्यादा बदलाव लाने की सोचिएगा मत, बहुत ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा। आपको एक रिदम पर काम करना पड़ेगा। अगर रिदम नहीं आ पाई तो
प्रॉब्लम होगी। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, जैसे मैंने शुरू में ही इंडिकेट किया था, उस पर कंट्रोल करना है। मेंटल टायर्डनेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, एग्जॉस्टेड कभी कभी फील करेंगे, तो इसके रिजुविनेट अपने आप को बार बार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस हैंडलिंग, क्योंकि स्ट्रेस तो इस वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि शनि छठे भाव को देखेंगे लंबे समय तक। तो अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाए तो कार्य क्षेत्र में जितना भी अच्छा हो रहा है ना, उसका बहुत लाभ नहीं मिलेगा। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड में है, स्पेशली उसमें भी डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में भी अगर फाइनेंस का कुछ काम करते हैं, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, और अगर आप विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए पूरा ही जो वर्ष है ना, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वर्ष देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले साल के शुरुआत में ही आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वो उच्च के हो जाएंगे, शुक्र की बात कर रहे हैं, और वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में शुक्र मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा प्रभाव देते हैं। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं बिजनेस में, देखिए खर्चे तो होते ही हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे उच्च के रहेंगे, तो और लंबे अरसे तक उच्च के रहेंगे, जनवरी के अंत से मई के स्टार्ट तक वो उच्च के रहेंगे, मई के अंत तक। तो ये पीरियड है जब आपका पैसा बहुत बढ़ेगा। गुरु जो बिजनेस के कारक होते हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे, तो फरवरी से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। ध्यान कब देना है? जब शुक्र वक्री होंगे। शुक्र वक्री होंगे आपके 2 मार्च से 13 अप्रैल, क्योंकि वो सप्तमेश हैं और आपके 12वें घर में राहु के साथ वक्री होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है ना कि, और यहाँ पे जैसा मैंने कहा 29 मार्च का पीरियड भी आएगा जब बहुत सारे ग्रह एक साथ होंगे, तो कुछ गलत इन्वेस्टमेंट, धोखाधड़ी, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, पैसा फंसना, फ्रॉड, ये सब हो सकता है। गलत जगहों पे पैसा लगाना, गलत लोगों पर ट्रस्ट करना। तो आपको 13 अप्रैल तो वक्री हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मध्य भाग जो है मार्च का, वहाँ से लेकर आपको अप्रैल के एंड तक बहुत केयरफुल रहना है, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। मंगल भी क्योंकि उनके वो लग्नेश हैं, और फिर वो अराउंड अप्रैल में ही आपके चौथे भाव में आ जाएंगे नीच के होके, फिर सप्तम को देखेंगे, तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन वही थोड़े से इम्पल्सिव निर्णय आपके बिजनेस में हो सकते हैं। तो शुरुआती भाग थोड़ा सा मिश्रित दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। 2 ग्रहों के कारण। कैसे? राहु 18 मई को यहाँ पे आ जाएंगे, शनि 29 मार्च को यहाँ पर, गुरु यहाँ पे आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में 14 मई को, और केतु आ जाएंगे 18 मई को। इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव है, उसकी बात करते हैं कैसे। गुरु का प्रभाव, गुरु तो भाग्य के कारक है, धन के कारक है, और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और 12वें घर के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि बिजनेस में चेंजेस लाने का मौका मिलेगा, और भाग्य का साथ मिलेगा, और वृद्धि होगी। और ये गुरु अतिचारी है, तो तेज गति से लाभ देंगे। और राहु का प्रभाव लाभ स्थान से, यानी कि पैसा बढ़ेगा, विदेश से पैसा आएगा, कोई गुप्त धन का सोर्स है वो बढ़ेगा, और बिजनेस में एम्पलीफाई आपका मनी होना शुरू हो जाएगा। तो जो विशेष प्रभाव बिजनेस में मिलेगा वो मई के बाद से आपको प्राप्त होगा। और क्योंकि सप्तम से लाभ में केतु है, यानी कि आपको अपने बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव करने का मौका मिलेगा, कुछ नई चीज़ों को ऐड करने का मौका मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी को ऐड करने का मौका मिलेगा, नई मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास आएंगी, नई टेक्नोलॉजी ओवरऑल आपके पास आएगी, और पूरे बिजनेस को नए स्तर पर लेके जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये वर्ष आपके लिए शुरुआत में भी थोड़ा सा डामाडोल रहे, लेकिन मई ऑनवर्ड्स ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आने वाला है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपके बहुत कार्य पूर्ण होंगे, कन्फ्यूजन दूर होगी, कुछ अथॉरिटी जो आपकी कम हो रही थी बिजनेस में वो वापस आएगी, नई पार्टनरशिप्स, नए एसोसिएट्स, नई इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिलेगा, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करने का मौका मिलेगा, नई संभावनाएं खुलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी इस वर्ष। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कुछ लीगल केसेस चल रहे थे, उनको अंत करने का मौका मिलेगा, स्पेशली शनिदेव के कारण, क्योंकि वो छठे भाव को देखेंगे। और इसके साथ ही गाइडेंस प्राप्त होगी, आपका जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भ्रम की स्थिति चल रही थी कई चीज़ों को लेकर, वो दूर होगी, कोई कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी, और जो हार्डवर्क कर रहे थे, जो रिजल्ट नहीं दे रहा था, वो भी मई के बाद आपका रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा वर्ष है। जैसे मैंने कहा शुरू में थोड़ा सा स्थिति डामाडोल रहेगी, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी तरह से रिकवर भी आपके लिए हो जाएंगी। तो अच्छा वर्ष दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा।
थोड़ा सा केयरफुल बस आपको 7 सितंबर के आसपास रहना है, जब ग्रहण लगेगा आपके 11वें घर में, चंद्र ग्रहण लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अपने पैसों को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। ये होगा सितंबर में। और साल के अंत में जब बुध पतित हो जाएंगे सप्तम भाव में, वापस यहाँ से इधर गिर जाएंगे, तो वहाँ पे केयरफुल रहना, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, वहाँ पे गलत डीलिंग हो सकती है, लिखा पढ़ी के कामों में गड़बड़ हो सकती है, पार्टनर्स धोखा दे सकते हैं। अदरवाइज ये वर्ष जो है आपका बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कंसल्टेंसी सर्विसेज का, मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस है, फाइनेंस का कार्य है, इमिग्रेशन का कार्य है, ड्रग्स से संबंधित कार्य है, बल्कि जो दवाइयों आदि वाले ड्रग्स होते हैं उनसे संबंधित कार्य है, कुछ लिकर का कार्य है आपका, गारमेंट्स का कार्य है आपका, टेक्निकल सर्विसेज का कार्य है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स का कार्य है, लिक्विड्स का कार्य है, केमिकल्स का कार्य है, तो ये और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कार्य है। तो पूरा ही वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा। आते हैं रिलेशनशिप की तरफ, प्रेम संबंध की तरफ। थोड़ा सा मिश्रित वर्ष है, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, उस पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है इस वर्ष। सबसे पहले बात करें तो शुरुआती भाग में ही मार्च तक शनिदेव का प्रभाव रहेगा, जो कभी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद शुक्र का वक्री प्रभाव हो जाएगा, तो आपको बहुत केयरफुल कब रहना है, 2 मार्च से 13 अप्रैल, जब शुक्र वक्री होंगे आपके 12वें घर में। यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यहाँ पे ब्रेकअप तक हो सकते हैं, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। दूसरा, 29 मार्च के आसपास जब आपके पंचमेश ही यहाँ पर होंगे और ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो वो सूर्य ग्रहण लगेगा, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। और एक और सूर्य ग्रहण, वो भी हम सूर्य की ही बात करें, वो आपके 6ठे भाव में लगेगा अराउंड सितंबर में, 21 सितंबर को। तो ये डेट्स हैं जो बहुत रिलेशनशिप में आपको केयरफुल रखना है। मैंने क्यों कहा कि बहुत अच्छा वर्ष नहीं है लव लाइफ के लिए, क्योंकि देखिए ग्रहों की स्थिति अगर देखें, अभी मैंने कहा शनिदेव का प्रभाव पंचम पर रहेगा मार्च तक। अब कुछ टाइम के लिए शनि यहाँ पे आ जाएंगे, प्रभाव हट जाएगा, लेकिन मई में क्या होगा ना, केतु आ जाएंगे पंचम में और राहु 11वें में। तो राहु तो ठीक है, लेकिन केतु का प्रभाव पंचम पर बहुत अच्छा नहीं होता, और वो तो इवन ब्रेकअप तक बातों को ले जाते हैं। रिलेशनशिप जो अच्छे खासे रिलेशनशिप होते हैं ना, इवन मैरिड लाइफ में भी केतु का प्रभाव, रिलेशनशिप में केतु का प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स कब आना शुरू होंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी मई के बाद से, जहाँ पे दिक्कतें बहुत बढ़ सकती हैं। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे अंगारक दोष भी बनेगा, ये अराउंड आई थिंक जून के आसपास बनेगा, मंगल और केतु, तो ये और भी कष्टकारी टाइम होगा। तो रिलेशनशिप के लिए तो बहुत टेस्टिंग टाइम होगा। ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर अगर चीज़ें अच्छी ऑलरेडी नहीं है ना, तो बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप अंत की तरफ जा सकता है। तो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कोई रिस्पाइट है ही नहीं ना, पहले शनि फिर केतु, ऑब्वियसली पूरा वर्ष महीने के महीने चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, बेटर होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा वर्ष नहीं है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएंगे तो चीज़ें सस्टेन कर जाएंगी। पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, मन भटकेगा बहुत, दूसरे लोगों के प्रति मन जाएगा, तो उस पर कंट्रोल करना है। ज़्यादा बदलाव नहीं लाने, स्थिरता पर काम करना है, प्यार से बात करनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, बैलेंस रखना है। मेटलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ जो इमोशनल चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा मेटलिस्टिक ज़्यादा हो जाएंगे आप, तो उसके कारण जो एक रोमांस और जो एक भावनात्मक टच होता है वो कम हो सकता है। ओवर प्लानिंग नहीं करनी कि आप दुनिया 5 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और इस वर्ष क्या होने वाला है वो आपको बताने की कहीं ब्रेकअप ही ना हो जाए, तो इसलिए ओवर प्लानिंग नहीं करनी। अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा बर्डन अपने एक्सपेक्टेशन का नहीं डालना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे के भावों को समझने का प्रयास करना है। जब लगे कि पार्टनर का मन अच्छा नहीं है, चंचल मन है, तो उस टाइम पे ज़्यादा बात नहीं करनी, ओवर रिएक्टिव नहीं रहना, ओवर डिमांडिंग नहीं रहना। और जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहला, पैसों की बात बहुत ज़्यादा मत इस साल छेड़िएगा। मेटलिस्टिक चीज़ें जितना डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी उतना ही आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मिश्रित वर्ष दिख रहा है। ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी भी, लेकिन कुछ ग्रहों का प्रभाव ऐसा रहेगा जहाँ पे ऊपरी तौर से लगेगा कि वैवाहिक जीवन में सब ठीक है, लेकिन अंदर से देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स दिखेंगी। सबसे पहले तो साल का जो शुरुआती भाग है, जनवरी के अंत तक
मंगल दोष बनेगा तो आप सप्तम भाव को देखें तो साल के शुरुआत में ही लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। फिर मंगल पतित होकर तीसरे घर में चले जाएंगे अप्रैल तक, तो थोड़ा सुकून मिलेगा। और सप्तमी शुक्र जो विवाह के कारक भी है, वैवाहिक जीवन के कारक भी है, वो 12वें घर में आ जाएंगे जनवरी के अंत में। क्योंकि वो 12वें घर में है तो थोड़ी इंटीमेसी वगैरह बढ़ेगी, राहु के साथ है थोड़ी इंटीमेसी बढ़ेगी, लेकिन ये साफ इंडिकेशन है राहु शुक्र की होती मई तक, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं और मन भागेगा, आपका भी आपके पार्टनर का भी, दोनों का ही हो सकता है। और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट वैवाहिक जीवन में इस वर्ष बहुत तंग करेगा। ये आगे भी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। सबसे ज़्यादा केयरफुल तो 2 मार्च से 13 अप्रैल रहना है, जब सप्तमेश आपके वक्री रहेंगे 12वें घर में, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। दूसरा 29 मार्च को, क्योंकि सप्तम से छठे में ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे मार्च के अंत में तो बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जो अचानक से एस्केलेट हो सकते हैं। और इसके बाद भी अगर देखिए एक और ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, वो आपके छठे भाव में लगेगा, ये होगा सितंबर के अंत में 21 सितंबर को। सप्तम से 12वां भाव है, ये बहुत सेंसिटिव 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है, इस पर बहुत ध्यान देना है। बड़े ग्रहों की बात करें तो शनि का 12वें घर में जाना और सप्तम के पंचम से निकल जाना थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देगा। क्यों? क्योंकि एक जो विचार नहीं मिल रहे थे ना, वो विचार मिलना शुरू होंगे। लेकिन 18 मई को राहु का यहाँ पे आना, गुरु का 14 मई को यहाँ पे आना, ये इंडिकेट कर रहा है मिश्रित प्रभाव। गुरु जहाँ पे सप्तम को देखेंगे, सप्तम में बैठना गुरु अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन सप्तम को अगर गुरु देखते हैं तो मैरिड लाइफ को बचा लेते हैं, लेकिन एट द सेम मोमेंट राहु भी देख रहे हैं। तो जो मैंने ट्रस्ट इश्यूज़ की बात की ना, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, ये सब चीज़ें बहुत तंग करेंगी इस वर्ष आपको मैरिड लाइफ में, और इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे कष्टकारी टाइम रहेगा साल का अंत, जहाँ पर बुध पतित हो जाएंगे और अराउंड 23 नवंबर से दिसंबर के समय तक ये पतित होकर आपके सप्तम भाव में गिर जाएंगे। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इवन जिनका बहुत दिक्कतें चल रही थी, डाइवोर्स तक भी चीज़ें बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकती हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा मिश्रित ही ये महीना, ये वर्ष दिख रहा है। कुछ देवगुरु बृहस्पति हैं, एक ऐसी चीज़ जो बचा लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आध्यात्म के साइड रहेगा, पूजा पाठ कीजिएगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, घर के बड़ों के साथ बातचीत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ों को बचा सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये ऐसा वर्ष है जब अकेलापन बहुत रहेगा, ज़्यादा डिमांडिंग मत रहिएगा, कभी कभी पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत गिल्ट रहेगा, कभी कभी आप ये भी सोचेंगे मैंने क्यों शादी करी, ये बहुत बार होगा आपके साथ इस वर्ष में। स्ट्रेस रहेगा काफ़ी, कई बातें अपूर्ण होंगी, इसलिए कोई कन्वर्सेशन अधूरी मत छोड़िएगा, उसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ेगी। बाहरी लोग बहुत तंग करेंगे, जो षड्यंत्र लोग रचते हैं वो बहुत तंग करेंगे। पेशेंस आपके अंदर कभी कभी कम रहेगी, आपका एक विद्रोही प्रभाव रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, पार्टनर का भी रहेगा, उसके कारण दिक्कत रहेगी। अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा बिना लाइफ पार्टनर को बताए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अच्छा मोमेंट आता है कि चलो यहाँ पे ठीक दिख रहा है, तो उसको और इन्जॉय कीजिएगा। अच्छे मोमेंट खुद बनाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी इस वर्ष में वैवाहिक जीवन में, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, ध्यान से रहिएगा। बात करते हैं संतान योग की, क्या क्या संतान योग बन रहा है इस वर्ष? हाँ, बन रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर भी, मैं बताऊँगा किस चीज़ पर और उसका लाभ किनको मिल सकता है। सबसे पहले तो पंचम पर शनि का प्रभाव रहेगा मार्च तक, तब तक थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जो एक बेहतर योग आपका बन रहा है ना, वो बनेगा गुरु के गोचर के बाद 14 मई को, जब वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। कैसे? गुरु संतान के कारक हैं और वो पंचम से लाभ में होंगे, जो खुद कारकत्व है उनका पंचम भाव का, तो यानी कि 14 मई के बाद काफ़ी चांसेस आपके संतान प्राप्ति के हो सकते हैं। दूसरा, गुरु पंचम से पंचम को देखेंगे, तो ये अपने आप संतान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। भावेत भावम का प्रिंसिपल होता है ज्योतिष में, पंचम से पंचम, नवम से नवम, सप्तम से सप्तम, वो भी भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके साथ ही वो लाभ स्थान को भी देखेंगे, जो पंचम से सप्तम है, किसी भी भाव से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है, तो गुरु का लाभ स्थान को देखना, यानी कि संतान प्राप्ति के योग होंगे। प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने कहा ना कि ध्यान रखना है कि केतु पंचम में आ रहे हैं, तो केतु क्या है ना कि वो आराम से संतान प्राप्ति नहीं होने देते। तो एट द सेम मोमेंट आपका 14 मई को संतान प्राप्ति का योग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 4 दिन बाद केतु आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, कंसीविंग आराम से नहीं हो पाएगी। तो सबसे अच्छा क्या है कि अगर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि रोज़ ही कंसीविंग हो सकती है, वो एक
साइकिल पे डिपेंड करता है फीमेल्स की। तो इनकेस अगर एक बार नहीं कंसीविंग हो पाई तो आपको सीधा डॉक्टर्स से सलाह लेना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो कोई छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन हो जो डॉक्टर्स की सलाह से ठीक हो सकता है। सबसे अच्छा ये वर्ष उनके लिए रहेगा जिनके पास नेचुरल कंसीविंग के चांसेस ही नहीं है। कई बार होता है कि महिलाएं नहीं कंसीव कर सकती नेचुरली, कई प्रॉब्लम्स है। आज का टाइम ऐसा है कि महिलाएं भी क्योंकि काम करती हैं, स्ट्रेस इतना है, तो उसका प्रभाव महिलाओं पे भी है, पुरुष पे भी हो रहा है। पुरुषों पे भी कहीं ना कहीं उनके फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। सेम चीज़ महिलाओं के साथ भी हो रही है। तो इसमें आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत है। तो सप्तम पंचम में केतु, जो महिलाएं प्रॉपरली अननेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहती हैं, आईवीएफ या बाकी कोई चीज़ें हो, उनके लिए केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो हाँ, आईवीएफ और इन सब चीज़ों के लिए केतु आपको अच्छा प्रभाव देंगे। जो नेचुरल कंसीविंग करना चाहते हैं उनके लिए दिक्कतें आएंगी, उनको हो सकता है कोई छोटे मोटी दवाई से या ट्रीटमेंट से उनको संतान प्राप्ति हो जाए। तो योग कब से बन रहा है? आपका मई के बाद से। अब कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, कुछ सावधानियों को लेकर जिनको आपको बहुत केयरफुली समझना है इस वर्ष। सबसे पहला, गलत लोगों पर विश्वास। अब ऑब्वियसली हम विश्वास करते हैं, हमें शुरू में नहीं पता होता कि वो व्यक्ति सही या गलत है, हम कर लेते हैं, लेकिन मेष के साथ ये ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना, स्पेशली जहाँ पे धन की बात हो। दूसरा, अपने कार्यों में पूर्णता रखनी है। इस वर्ष क्या होगा ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, आप कई चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ना आपका मन हट जाएगा उनसे। तो इसलिए वही काम को पकड़िएगा जो आपको लगता है कि आप इसको पूरा करेंगे, और जो काम पकड़ेंगे उसको पूरा करिएगा, अदरवाइज वो आपको दिक्कत देगा। अपने मन की बात सुननी है, अपनी खुशी पर काम करना है। इस वर्ष बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन इसके साथ ना जलन भी बढ़ेगी। तो आसपास ज़्यादा ना अपनी सक्सेस को का ढिंढोरा मत पीटिएगा, क्योंकि उससे फिर जलन बढ़ती है, फिर कुछ लोग आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे। साहस बहुत रहेगा, लेकिन वो दुस्साहस में भी कन्वर्ट इस वर्ष बहुत बार हो सकता है। आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं कई बार बताता हूँ, मेष वाले गुस्से वाले होते हैं लेकिन इनोसेंट होते हैं। तो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाएगा, भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए पुनः कहूँगा, किस पर भरोसा करना है इसका बहुत गहनता से विचार कीजिएगा। हर चीज़ को दिल से मत लगाइएगा। लेट गो, दो शब्द हैं इंग्लिश के बहुत अच्छे, ये जिस व्यक्ति ने सीख लिया उसका जीवन अच्छा हो जाता है। बहुत एडवेंचरस भी मत रहेगा, वो प्रकृति होती है मेष की, लेकिन इस वर्ष क्या हो सकता है ना, क्योंकि राहु भी 11वें घर में आएंगे तो वो आपके रिस्क टेकिंग को बढ़ा देंगे। तो ज़्यादा एडवेंचरस होने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे बदलाव एक साथ नहीं लाने, ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए बदलाव का। ये नहीं कि आपने 10 चीज़ें एक साथ ही स्टार्ट कर दी, 10 बदलाव एक साथ ही ट्राई करना शुरू कर, कुछ नहीं बदल पाएगा, नुकसान और हो जाएगा। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े बहुत होंगे इस वर्ष, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अंकित कर चुका हूँ पहले में। तो गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि गुस्से से क्या होता है ना कि अल्टीमेटली हमें ही कुछ ना कुछ नेगेटिव मिलता है। सबसे पहले तो हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है जब गुस्सा आता है, तो फिर हम गलत निर्णय लेते हैं। शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव को देखें तो वाणी की कटुता बढ़ेगी। जितना शांत रह पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बर्डन को या स्ट्रेस को अगर हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। तो अपना वर्क मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। शनि छठे घर को देखेंगे, मार्च के बाद इतनी व्यर्थ की चिंताएं करेंगे ना आप, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके जीवन से, वो आपको तंग करेगी। सरकारी बाधाएं थोड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शनि दूसरे घर को देख रहे हैं, राजदंड मिलता है, तो कुछ सरकारी बाधाएं चल रही थी, टैक्स का इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई लीगल इशू है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, टालिएगा मत, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और दूसरों से एक्सपेक्टेशन अगर आपने रखी इस वर्ष तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इन सब सावधानियों पर ध्यान देना है। तो हैं स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ठीक ठाक सा वर्ष दिख रहा है। पंचम भाव पर अगर देखें तो शनि यहाँ पर रहेंगे तो उनका प्रभाव रहेगा मार्च तक। शनि क्योंकि लाभेश हैं तो स्टूडेंट्स को मार्च तक कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद केतु आ जाएंगे आपके पंचम भाव में मई में। गुरु 14 मई को आ जाएंगे यहाँ पे तीसरे घर में। शनि मार्च को आपके 12वें घर में जा चुके होंगे। केतु और गुरु का प्रभाव ज़्यादा है। केतु पंचम में है तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। मई या 18 मई को होगा, तो उसके बाद का टाइम बहुत अच्छा है। और कई बार होता है स्टूडेंट्स स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो पंचम के केतु स्ट्रीम भी चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था, हो सकता है उसके बाद कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाओ, स्ट्रीम चेंज का भी मौका आपको प्राप्त हो जाए। दूसरा, गुरु पंचम से 11वें में है, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे, उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और क्योंकि गुरु और केतु दोनों ही नवम को देखेंगे, जो हायर स्टडीज़ का होता है, तो हायर स्टडीज़ भी अगर आप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
ओवरऑल स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत भाग्य का साथ यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी सोच बदलिएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा उससे। मॉरली करेक्ट रहिएगा आप ना, इस वर्ष कभी कभी थोड़े शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करना, लेजीनेस नहीं दिखानी, जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा, अच्छे मौके भी आएंगे लेकिन उसका लाभ उठाना है। गुस्सा बहुत रहेगा, रिबेलियस रहेंगे, तो उसके कारण क्या होगा ना, स्टडीज़ पर प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिबेलियस हो जाते हैं, किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उनका करियर उससे ख़राब हो जाता है। क्रिएटिविटी रखिएगा अपने स्टडीज़ में, नई टेक्निक्स को अपनाइएगा, आजकल टेक्निक्स दुनिया भर की आ रही हैं, उसको अपनाइएगा। बदलाव अपने अंदर लाएंगे तो ये वर्ष आपको बहुत सकारात्मक रूप में बदल सकता है। बहुत संभावनाएं आपके लिए खुल जाएंगी वर्ष के मध्य के भाग के बाद, तो उसका लाभ उठाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना है और किसी की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जितना अपने ऊपर विश्वास दिखाएंगे उतना आपके लिए वर्ष अच्छा जाएगा। ओवरऑल देखें तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा ही समय है। उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सामान्य उपाय जो सभी को करने हैं, जो ओवरऑल एक सकारात्मकता आपके लिए जीवन में लाएगा। ये उपाय आपको 4 बार करने हैं, जो 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला उपाय है आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है, ये 4 मंगलवार कीजिएगा, और दूसरा उपाय भी 4 मंगलवार ही करना है। तो पहला क्या है, आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है। बजरंग बली को एक जनेऊ अर्पण करना है, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं। वहाँ पे पंडित जी होंगे, उनको बोल दीजिएगा, वो उनको पहना देंगे। और साथ में आपको गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है। बजरंग बली के सामने, बजरंग बली देवता के सामने आपको 4 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें हर दिए में कुछ अक्षत होने चाहिए। लड्डुओं का भोग लगाना है बजरंग बली को। मंदिर में कुछ बजरंग बाण की पुस्तकों का दान करना है। फिर बजरंग बली के सामने बैठ के ही आपको ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है। ये हुआ एक उपाय, इसको आपको 4 मंगलवार करना है। दूसरा उपाय, शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पहले जल से अभिषेक करना है, चंदन से विलेपन करना है, चंदन लगाना है शिवलिंग पर। फिर महादेव को खीर का भोग लगाना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये भी बजरंग बली का ही मंत्र है, क्योंकि बजरंग बली भी रुद्र का ही एक स्वरूप है। ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय भी आपको 4 मंगलवार करना है। कब करना है, जब भी वीडियो देखें उसके अगली बार से स्टार्ट कर सकते हैं, नव वर्ष में भी कर सकते हैं, लेकिन निरंतरता से कीजिएगा। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के लिए आपको ये उपाय करने हैं। ये 2 अमावस्या आपको उपाय करने हैं, कोई भी 2 अमावस्या ये उपाय आपको करने हैं, कोई भी नहीं बल्कि एक के बाद एक अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्या करना है, आपको शिवलिंग या शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग का आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर उसके बाद शिवलिंग पर आपको शुद्ध दूध का अभिषेक करना है। पहले पंचामृत से अभिषेक करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली दूध होता ही है। उसके बाद शुद्ध गाय के दूध से, जो उबाला ना हुआ हो, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उबला हुआ दूध यूजुअली हम शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते, तो कच्चे दूध से ही अभिषेक कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको शिवलिंग पर किसी भी सफ़ेद पुष्प की माला को अर्पण करना है और शिवलिंग का आपको अष्टगंध का पाउडर मिल जाता है, उससे विलेपन करना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें हर दिए में आपको कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालने हैं। ये सब करने के बाद वहाँ पर आराम से बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 2 अमावस्या करना है। ये करेंगे अवश्य सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छा रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको 3 शुक्रवार करने हैं। क्या उपाय है,
एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें 2 इलायची के दाने डालने हैं, चंदन का पाउडर डालना है और गुलाब जल डालना है। इससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ये 3 शुक्रवार आपको करना है। शिवलिंग का अभिषेक करें इस द्रव्य से। फिर शिवलिंग के सामने ही आपको एक बड़ा चौमुखी दिया जलाना है, जिसमें जो घी का होना चाहिए, घी का चौमुखी दिया जलाइएगा। फिर वहीं पर बैठकर आपको शिवलिंग के सामने ही ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है और कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, जो भी धन से संबंधित प्रॉब्लम है वो आपकी बहुत हद तक, या करियर या बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम है, ये बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इसको 3 शुक्रवार आपको करना है। अब बात करते हैं प्यार, वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहे उसके लिए क्या करना है। 2 उपाय हैं। सबसे पहले 3 सोमवार आपको शिव मंदिर जाना है। शिवजी और पार्वती माता का दोनों का ही आपको दूध और इत्र, कोई भी इत्र मिलाकर, दूध में थोड़ा सा इत्र की बूंदें डाल के, शुद्ध इत्र होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं, शुद्ध। गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का इत्र ले सकते हैं। इसको मिलाकर आपको शिवलिंग का और माता का अभिषेक करना है और वहीं पर बैठकर गौरी चालीसा और शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। यह आपको कम से कम 4 सोमवार करना है। दूसरा उपाय है, आपको शुक्रवार को दुर्गा जी के मंदिर में 2 नारियल अर्पण करने हैं। ये भी 4 शुक्रवार करना है। 2 नारियल, मतलब कि 2-2-2 8 नारियल टोटल होने चाहिए। उन नारियल पर आपको क्या करना है, उनको कलावे से बांधना है 3 बार और उस पर चंदन का तिलक लगाना है और दुर्गा माता के मंदिर में अर्पण करके आना है, इस कामना के साथ कि आपका जो वैवाहिक जीवन है या प्यार रिलेशनशिप है वो ठीक रहे। तो ये उपाय आपको रिलेशनशिप आदि के लिए करना है। आशा करता हूँ कि जो विस्तृत वार्षिक राशिफल है आपके काम आएगा, गाइडेंस के काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।